Hello everyone, welcome to EduChamps. As we have already promised you for the next video, and we are here with 50 MCQs, and these MCQs are most expected in your SSB PGT 2023 examination. Those who are preparing for any education related examination, whether it is NET JRF, whether it is PG entrance, whether it is UG, whatever that may be, and SSB lecturer posts are also coming with this year. So that is why we have brought many MCQs related to your paper so that you can have an overlook of your paper and you can revise your paper so that you may face some questions in your paper, right? So let us start the class without wasting time. Okay, so here is your first question. Who has developed ANCOVA? किसने एनकोवा जो है डेवलप किया था? पहले तो ये जान लीजिए एनकोवा क्या होता है। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंट्स। देखिए एनोवा जो है और एक है एनकोवा, ठीक है। एनोवा और एक है एनकोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब कि यहाँ पे ये वेरिएंस जो है वो उसको डिसाइड करता है। अब ये देखिए एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका इफेक्ट क्या रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, हम ये देखते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कुछ और वेरिएबल आ जाते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन जब वो एग्जाम के लिए बैठता है तो मान लीजिए सराउंडिंग में जो सब सारे साउंड्स है या फिर मान लीजिए मच्छर काट रहे हैं, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो अफेक्टेड हो जाएगा बाय द एक्स्ट्रा वेरिएबल। इसी को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मानते हैं। तो इसको किसने डेवलप किया था? मेडन ग्लासर, ग्लासर एंड स्टैनफोर्ड, स्ट्रॉस एंड ग्लासर, रोनाल्ड फिशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली रोनाल्ड फिशर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर के बारे में इसमें से कौन सा सही है? पढ़िए और ऑप्शन आंसर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, जिन लोगों को आंसर करना है वो पॉज करके आंसर कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। और अगर आप डेली एमसीक्यूज चाहते हो पीजीटी एग्जाम तक, यानी 10th यानी कि 9th तक, 10th आप एग्जाम में चले जाओगे तो 9th तक अगर डेली एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बस यस लिख दीजिए एक बार, ठीक है। यस यस लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि और भी एमसीक्यूज आप लोगों को चाहिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द एमसीक्यूज। चलिए, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस व्हेन सैंपल साइज डिक्रीजेस, वाइस वर्सा। यानी कि अगर सैंपल जो सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाता है जब सैंपल साइज बड़ा हो जाता है। दूसरे में कहा गया सैम्पलिंग एरर जो है वो डिक्रीज होगा अगर सैंपल साइज भी डिक्रीज होगा। सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेस व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस, मतलब अगर सैम्पलिंग एरर बढ़ जाता है तब जब सैंपल साइज बढ़ जाता है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड सैंपल साइज, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा पॉज करके, तब तक हम देखते हैं सही आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली सैम्पलिंग एरर घटता है अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जितना सैंपल साइज आप बढ़ाओगे उतना सैम्पलिंग एरर का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। जो रिसर्च क्लासेस वगैरह हम डिटेल में लेंगे तब हम ये आप सबको ये सब पढ़ा देंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए जो सैम्पलिंग एरर होता है जब हम सैंपल करते हैं, यानी पॉपुलेशन में से क्या होता है, एक पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन होता है। टारगेट पॉपुलेशन में से हम कुछ ही गिने चुने लोगों को या फिर एक ग्रुप को टारगेट करके हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज सैंपल देन? सैंपल इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल है, इसका रिप्रेजेंटेशन है सैंपल, ठीक है। ये पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया है, तो जब हम सैंपल लेते हैं तब हमसे कुछ एरर हो जाता है। जो एरर होता है सैंपलिंग एरर वो घटता है अगर आप सैंपल साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। आगे चलेंगे। A teacher studies the effect of ICT tools on students achievement। एक टीचर है जो कि ICT टूल से पढ़ाने से बच्चों में क्या, बच्चे का जो मार्क्स है या फिर अचीवमेंट है, ठीक है, जो वो परफॉर्मेंस है वो कितना अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, उसको देखने के लिए एक स्टडी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें से कौन सा सही है? आईसीटी टूल्स डिपेंडेंट है और स्टूडेंट्स अचीवमेंट इंडिपेंडेंट है, यानी वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है।
ICT टूल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। बोथ ICT एंड स्टूडेंट अचीवमेंट आर इंडिपेंडेंट, बोथ ICT टूल एंड स्टूडेंट अचीवमेंट आर डिपेंडेंट। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सही आंसर देखते हैं इसका सेकेंड वन, यानी कि ICT यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए हमेशा मैंने ये बताया है कि जिसके ऊपर आपको रिजल्ट देखना है, इफेक्ट देखना है, इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट अचीवमेंट में क्या फर्क आ रहा है देख रहे हैं, लेकिन यूज किसको कर रहे हैं, ICT। जिसको यूज कर रहे हैं, जिसके जरिए देख रहे हैं, वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिसके ऊपर देख रहे हैं या फिर जिसमें बदलाव आप देखना चाहते हो वो है डिपेंडेंट। तो ICT इंडिपेंडेंट और स्टूडेंट अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट। अच्छे से याद रखिएगा, जैसे आप फैन स्विच लगाते हो, स्विच मारते ही फैन चलने लगता है, यानी स्विच को आप मैनिपुलेट कर रहे हो और अपने आप ही फैन चलने लगता है। तो फैन इंडिपेंडेंट है यहाँ पे और स्विच यहाँ पे डिपेंडेंट, सॉरी फैन है डिपेंडेंट और स्विच है इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, an active non-profit organization that provides free license for creators to use when making their work available to the public is called। यानी कंप्यूटर में या फिर इंटरनेट में हम जब कोई भी चीज ब्राउज करते हैं, कोई भी चीज ढूंढते हैं, तो एक चीज हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लाइसेंस सभी को मिलते रहते हैं। ठीक है, मतलब लाइसेंस किसी के पास है, कोई फ्री लाइसेंसिंग में कर रहा है। ठीक है, तो जैसे CC हम ये सब पढ़ेंगे डिटेल में जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री लाइसेंस अपने क्रिएटर्स को प्रोवाइड करता है ताकि ये पब्लिक के पास फ्री में पहुंच सके। तो इस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, या फिर ये कौन है, या फिर ये क्या है। एक है फ्री लाइसेंसिंग, ओपन सोर्स, क्रिएटिव कॉमन्स, ओपन सॉफ्टवेयर, इसको क्या बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्रिएटिव कॉमन्स। क्यों, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिंबल आपको पता ही है कि अगर C है यानी कॉपीराइट, C मतलब ऐसे, C मतलब कॉपीराइट, यानी कि ये लाइसेंस के बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते। और एक होता है CC मतलब क्रिएटिव कॉमन, जिसमें CC का लोगो लगा होगा तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, ये क्रिएटिव कॉमन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज फाउंडेड बाय। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट स्टेक, थॉमस कार्लाइल, फ्रेड फिडलर, विलियम रेडिन, किसने किया था, डेफिनेटली थॉमस कार्लाइल ने किया था। ठीक है, ट्रेट क्या होता है, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आधारित एक लीडरशिप मॉडल जो है थॉमस कार्लाइल ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइन मोटर स्किल। पहले ये बता दूं कि मोटर स्किल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, ग्रॉस, और एक होता है आपका फाइन। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस यानी जिसमें पूरा का पूरा बॉडी आपका यूज होता है, जैसे रनिंग हो गया, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल हो गया, ये सब खेलते वक्त, रनिंग करते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त बॉडी का हर एक पार्ट जो है, मतलब हाथ पैर, ठीक है, कमर, सब कुछ आपका जो है कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। सभी मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए, नहीं तो फिर आपका मोटर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। फाइन मोटर स्किल मतलब सिर्फ एक कोई भी पार्ट से आप काम कर सकते हो, जैसे राइटिंग, राइटिंग मतलब आप कुछ भी लिखते हो तो हाथ से लिखते हो, पैरों की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, फाइन मोटर स्किल जो है वो स्पेसिफिक है कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया एक बच्चा है जिसको फाइन मोटर स्किल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में। इस प्रकार की डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेसिया। अच्छे से बताइएगा कौन सा है आंसर। चलिए, तो आंसर हो गया आपका डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया, याद रखिए, डिस तो कॉमन हो गया, प्रैक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी या फिर मोटर्स में कोऑर्डिनेशन ना रहना। ठीक है, मोटर स्किल में कोऑर्डिनेशन ना रहना। डिस्कैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया मतलब ग्रामेटिकल या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ग्रामर या फिर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिस्फेसिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन एरर या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा,
ठीक है, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो समझ नहीं पाएगा, डिस्पैसिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन में जब हमारा रेगुलर क्लास होगा। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर कीजिए। व्हेन डज अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिकम्स एलिजिबल फॉर एक्रेडिटेशन बाय नैक? आपको पता है कि नैक एक्रेडिटेशन हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज प्राइवेट, वेदर इट इज गवर्नमेंट, व्हाटएवर। तो इसके लिए एक हायर एजुकेशन के पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Having record of at least 3 batches of student graduated or been in existence for 6 years. 3 बैच स्टूडेंट पास हो गए होंगे या फिर 6 years of existence मतलब एस्टेब्लिश होके 6 साल हो चुका होगा, तभी जाकर के नेट के लिए वो एलिजिबल होगा। दूसरा है having record of at least 4 batches student graduate, मतलब कि 4 बैच पास आउट हो चुके हैं और या फिर 5 साल हुए वो कॉलेज को बने हुए। थर्ड ऑप्शन है हैविंग रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 2 बैच स्टूडेंट ग्रेजुएटेड, 2 बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं और बिन एग्जिस्टेंस फॉर 5 इयर्स, 5 साल से अभी चल रहा है ये कॉलेज। और लास्ट है 2 बैच पास आउट हो चुके हैं, एटलीस्ट 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड और बिन इन एग्जिस्टेंस फॉर 6 इयर्स, 6 साल से ये बना हुआ है कॉलेज। कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली आंसर होगा डी, यानी कि आइदर आपके पास 2 बैच स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं 2 बैच, या तो फिर आप 6 साल से एस्टेब्लिश्ड हो एज अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस नहीं है, या तो ये या तो ये। 2 बैच पास आउट हो चुके हैं तभी आप एलिजिबल बन सकते हो, या तो फिर आप 6 साल से एग्जिस्टेंस में हो तब आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने डी को आंसर चूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग द चाइल्ड अबाउट हिज ओन कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ, एक बच्चे को अपने ही कल्चर संस्कृति के बारे में सिखाना या फिर वो सीखता है अपना ही कल्चर, अपना कल्चर खुद का कल्चर सीखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कल्चरल चेंज, सिविलाइजेशन, एक्लचरेशन, एनकल्चरेशन, इसको क्या बोलते हैं? आंसर कीजिए। डेफिनेटली इसका आंसर इजी है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो फटाक से देखते ही आंसर कर दोगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है जब हम एग्जाम में जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होके बिना ऑप्शन पढ़े मैं जब आंसर करूंगा तब मेरे से बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, जैसे कि नॉट लिखा होगा वो मुझे दिखेगा नहीं। ठीक है, मे बी कोई भी छोटा सा ऑफ और फॉर, ठीक है, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, काउंसिल ऑफ, काउंसिल फॉर, ये सारा ये मुझे नहीं दिखेगा अगर मैं बहुत खुश हो जाऊं ऑप्शन देख के भी कि बहुत आसान सवाल है ये तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो जितना भी इजी क्वेश्चन होना क्यों, आपके पास टाइम है, रीड द क्वेश्चन एज वेल एज ऑप्शंस केयरफुली, देन आंसर, देन मूव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कल्चर, अपना ही कल्चर सीखना मतलब एनकल्चरेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एनकल्चरेशन, एक होता है एक्लचरेशन। एनकल्चरेशन लर्निंग योर ओन कल्चर, अपना ही कल्चर सीखना है। एक्लचरेशन लर्निंग अनदर्स कल्चर अपार्ट फ्रॉम योर कल्चर, अपना कल्चर सीख लिया अब दूसरों का कल्चर आप सीखने जा रहे हो, वो है एक्लचरेशन। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? करिकुलम जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो करिकुलम बनाते वक्त उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा एक स्टेज नहीं है, स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट नहीं है? ठीक है, करिकुलम के बारे में बताया जा रहा है, और करिकुलम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस। करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि जीवन भर जो आप सीख रहे हो वो करिकुलम है, नहीं। करिकुलम इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेन फ्रॉम योर एकेडमिक ईयर्स, यानी जो भी कोर्सेज में आपने एनरोल किया है उसी दौरान आपने जो भी किया है, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आपने किया है ये सारा कुछ करिकुलम है। तो इसमें से कौन सा एक स्टेज नहीं है? तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी नहीं होता है, यानी जब हम करिकुलम बनाते हैं पहले तो हम एम और गोल सेट करते हैं, हमारा एम क्या रहेगा, गोल क्या रहेगा। ठीक है, देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हमें सिलेक्ट करना है, उसको सजा करके रखना है, और स्टेज वाइज आपको पढ़ाएंगे और इवैल्यूएट करेंगे। कभी ये नहीं होता है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे, ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी यानी मेथड ऑफ टीचिंग इसमें डिसाइड नहीं होता है करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्शन रिसर्च आपने भी किया होगा अपने लाइफ में,
दो यू आर नॉट एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने किया होगा, क्योंकि छोटे मोटे रिसर्च तो करते ही रहते हैं हम, मतलब फॉर्मल नहीं हो सकता है, लेकिन हमने किया है एक्शन रिसर्च, छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हमने किया एक्शन रिसर्च। जो स्टेप्स है बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, तो आपको पता ही होगा, मुझे करेक्ट सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। तो बताइए, प्लान ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट एक्ट, प्लान एक्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व, प्लान ऑब्जर्व एक्ट रिफ्लेक्ट, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। बताइएगा आंसर क्या होगा, फटाफट से देखते हैं इसका आंसर। प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, तो इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च करने से पहले हमें प्लान करना चाहिए, देन प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना चाहिए, फिर ऑब्जर्व करना चाहिए चीजों को, फिर रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करेंगे मतलब अपने खूबियां अपने खामियां हम देखेंगे क्या है, उसके बाद उस हिसाब से फिर से प्लान करेंगे, ठीक है, फिर से रिपीट होगा ये साइकिल। चलिए आगे देखते हैं। A kind of research in which the researcher develops a theory or modifies a theory is known as, एक ऐसा टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन या फिर रिसर्च बोल लीजिए टाइप्स, जहां पे रिसर्चर एक थ्योरी डेवलप करता है या तो फिर कोई थ्योरी ऑलरेडी है उसमें कुछ सुधार लाता है, तो उसको क्या रिसर्च माना जाता है, किस टाइप का रिसर्च माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च, प्योर रिसर्च, अप्लाइड और ग्राउंडेड, ऑलरेडी आंसर आपको दिख रहा होगा कि प्योर रिसर्च, इसको बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। बेसिक रिसर्च क्या होता है, सेम ही है, प्योर रिसर्च सेम ही है, फंडामेंटल रिसर्च भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कुछ हमें करना ही नहीं है, बस हमें थ्योरी डेवलप करना है, नॉलेज गेन करना है और मॉडिफाई करना है नॉलेज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ पायलट स्टडी इज, जब हम पायलट स्टडी करते हैं रिसर्च में, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, टू इम्प्रूव द रिसर्च प्लान, टू ट्राई आउट टूल्स, टू ट्रेन रिसर्च टीम, टू कलेक्ट प्रिलिमिनरी डेटा। पॉज करके आंसर बताइए, हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे। आंसर होगा डी। डी इसका मतलब ये हो गया कि जब हम पायलट स्टडी करते हैं, हम छोटे एक सैंपल पे या फिर कुछ सैंपल्स पे हम प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर डेटा कलेक्शन हो गया, हमें लगा कि नहीं सही कुछ चल रहा है सब कुछ, और इससे हम डेटा इवैल्यूएशन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। पायलट स्टडी एक छोटा सा स्टडी होता है, मतलब पहला पड़ाव होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ योर रिसर्च, जब हम रिसर्च करने फील्ड में जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके। PERT स्टैंड्स फॉर, PERT आपको पता है मैनेजमेंट में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड और एक होता है PERT। PERT क्या होता है, ऑप्शन देखिए और बताइए। तो चलते हैं सीधा आंसर की ओर। आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। बेसिकली क्या होता है इसमें, टाइम मैनेजमेंट का बात आता है, ठीक है, इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, यानी कि प्रोग्राम कोई भी चीज करने से पहले हमें अच्छे से उसको इवैल्यूएट करना है, रिव्यू करना है, और इसमें शेड्यूलिंग किया जाता है, शेड्यूलिंग, कि एक कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो कितना टाइम इसमें जाएगा, शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले, मैनेज करने से पहले हमें PERT या फिर PERT कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले शेड्यूल टाइम, जैसे कि हम बनाते हैं ना एजेंडा वगैरह, तो इससे पता चलता है किस टाइम में कौन सा चीज होगा और कितना खर्चा आएगा, ये सब कुछ हमारे पास एक लिस्ट बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन सिंक्रोनस लर्निंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर, सिंक्रोनस लर्निंग में ये टेक्नोलॉजी से सवाल है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट पैसिव पार्टिसिपेंट्स, they are active listeners, they are active participants, both B and C। सिंक्रोनस में क्या होता है, इसके बाद मैं एक बढ़िया सा सवाल दूंगा जो जिसका आपको आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस मतलब दोनों एक ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि अगर एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, दोनों लाइव क्लासेस, ठीक है, जहां पे लाइव क्लासेस होगा, यानी एट द सेम टाइम आई एम टीचिंग एंड यू आर लिसनिंग, सिंक्रोनस लर्निंग होगा, तो दे बोथ आर एक्टिव लिसनर्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर कीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी शायद बता भी दिया है। हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यानी आप अभी लाइव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, फिर भी आप ये वीडियो देख के सीख रहे हो, तो इसको किस प्रकार का लर्निंग कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देन अरेंज द स्टेप्स ऑफ रूब्रिक कंस्ट्रक्शन।
आपको पता है जब हम टेस्ट करते हैं तो रूब्रिक से भी करते हैं, जो कि ऑनलाइन टूल से करते हैं। इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमें बताइए अरेंज करके। रिव्यू, रिफ्लेक्ट, अरेंज, अप्लाई, रिफ्लेक्ट, लेबल, लिस्टिंग, अप्लाई, रिफ्लेक्ट, लिस्टिंग, अरेंज, अप्लाई, रिफ्लेक्ट, लिस्टिंग, लेबलिंग, अप्लाई। बताइएगा आंसर फटाफट से। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पहले तो रिफ्लेक्ट करना है, देन लिस्ट करना है, देन अरेंज, देन अप्लाई करना है। याद रखिएगा ये सारे स्टेप जो है वो सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी? बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन एग्जाम पे जा रहे हो तो थोड़ा सा याद करके जाओ कि कौन फादर है इसके। एफ जी ब्राउन, टेटसन, टी पार्सन, जी पेन। जी पेन, टी पार्सन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो बताइए कौन है इसके फादर? डेफिनेटली जॉर्ज ई पेन। जॉर्ज ई पेन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके 17th क्वेश्चन। Which of the following does not form the part of social system? इनमें से कौन सा एक सोशल सिस्टम का पार्ट नहीं है? सोशल सिस्टम बता दिया। वैल्यूज, रोल्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर। सोशल सिस्टम का एक पार्ट नहीं है, ये तो पूरा दिख ही रहा है। अलग कौन सा होगा? टेक्नोलॉजी, क्योंकि सोसाइटी के पार्ट में, आई एम सॉरी यहाँ पे कल्चर दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आई मीन टेक्निकल एरर है, यहाँ पे कल्चर नहीं होगा, यानी कल्चर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्सक्यूज मी फॉर दिस नो इनकन्वीनियंस, टेक्नोलॉजी होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू, आपको पता है सोशियोलॉजी में सोशल मोबिलिटी थ्योरी है और आगे इसके क्वेश्चंस बहुत सारे भी करेंगे। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी किसको मानते हैं? मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू हायर ऑक्यूपेशन, movement of a person from one social role to another, movement of a person from one economic level to another, both A and C। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों के बीच में अनबन हो सकता है, यानी कोई बोलेगा नहीं ये होगा वो होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो बोथ A and C दोनों ही आंसर होंगे। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, एक इंसान तरक्की करता है, ऊपर बढ़ता है, डेवलप करता है, यानी एक ऑक्यूपेशन है हायर ऑक्यूपेशन। मान लीजिए क्लर्क था, अभी अफसर बन गया है, तो उसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो और भी ऊपर जा रहा है, तो जिस लेवल पे वो था वो और भी ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक है। और सी में क्या है, मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन इकोनॉमिक लेवल टू अनदर, ठीक है। जब क्लर्क था उसका जो सैलरी था, अब वो अफसर बन गया है, मतलब उसका सैलरी ज्यादा हो जाएगा और उसका इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर जाएगा, तो दोनों ही होंगे, तो डेफिनेटली ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। NIOS स्टैंड्स फॉर, NIOS क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज। बताइएगा आंसर क्या होगा? डेफिनेटली, चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें सभी को जानने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं शर्म के मारे, तो अब उनको कहीं स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, NIOS में वो पढ़ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। घर बैठे बैठे डिस्टेंस कोर्स से ही वो अपना जो है स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं अप टू 12th, ठीक है। तो NIOS का ये काम होता है। नेक्स्ट, when a researcher himself or herself collects the data by asking a series of prepared questions, the series of questions are called। जब एक रिसर्चर खुद अपने आप जा करके बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्होंने प्रिपेयर किया है उसको पूछ के आंसर कलेक्ट करते हैं, तो उस सीरीज ऑफ क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक, शेड्यूल, बुलेटिन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है आंसर, लेकिन आई होप आप सभी सही आंसर देंगे, अगर नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे आपको बता ही रहे हैं, तो आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर इज शेड्यूल, ठीक है। मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्वेश्चनर क्यों नहीं होगा? क्वेश्चनर इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चनर हम बना देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं और उसको मेल कर देते हैं, या तो फिर जेरोक्स कॉपी पकड़ा देते हैं पार्टिसिपेंट या फिर सब्जेक्ट्स को, वो अपने आप इसको फिल करता है फिर आपको देता है, वो क्वेश्चनर हो गया। लेकिन जब आप खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो और पूछ रहे हो, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज शेड्यूल। यही डिफरेंस होता है क्वेश्चनर और शेड्यूल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए कहा जाता है इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है, जब हम पूछते हैं। 21st क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन
विच वॉज कंडक्टेड टू एक्सप्लेन द लाइफ स्टोरी ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। एक फ्रीडम फाइटर के लाइफ के ऊपर हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। एक रिसर्चर उस पर स्टडी करना चाहता है, उस प्रकार के रिसर्च को क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आंसर कर पाएंगे आप लोग? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा नैरेटिव रिसर्च, क्योंकि नैरेटिव में क्या होता है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारे आते हैं नैरेटिव रिसर्च में। नैरेट करना, यहाँ पे हम नैरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को एलैबोरेट कर रहे हैं, किसी के लाइफ स्टोरी को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट पॉजेस, एक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? देखिए, एटीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट अलग है, तो देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए कहा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब काबिलियत जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जैसे नीट हो गया, जैसे बहुत सारे मतलब कॉमन एंट्रेंस हो गए, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, स्टेट बोर्ड, जो भी है, ये सब एप्टीट्यूड देखने के लिए कि आप इसके लिए कितने काबिल हो, ठीक है। इसमें क्या ज़रूरी है? कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी। वैलिडिटी बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या होना ज़रूरी है? तो इसमें क्या होना ज़रूरी है? कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी मतलब प्रेजेंट फॉर्म में अभी हमें क्या चाहिए। देखिए, आप गाना अच्छा गा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप गाना गा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आए हो? आप नेट एग्जाम दे रहे हो मान लीजिए, या फिर एसएसबी पीजीटी जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप पीजीटी के लिए आपके अंदर वो एप्टीट्यूड होना चाहिए टीचिंग का। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर है ही नहीं, तो फिर आप गाना चाहे कितना भी गा लो, तो आप यहाँ पे ये टीचरशिप नहीं कर सकते हो। कंकरेंट मतलब कि जिस लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है, या फिर जिसके लिए आपका काबिलियत ढूंढा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफन गेट्स अफेक्टेड बाय चेंजिंग ऑफ स्कोर्स। स्टैटिस्टिक्स से सवाल है, पूछा जा रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी में ऐसा कौन सा मेजर है जो कि स्कोर्स बदलते ही अपने आप वो बदल जाता है? मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए, इसका भी आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन डेफिनेट आंसर इसका मीन होगा। मीन क्या होता है कि मीन इज द अरिथमेटिक एवरेज, ठीक है। मीन अरिथमेटिक एवरेज होता है, जो कि अगर आप स्कोर में चेंजेस कर देते हो, कहीं पे भी 1 2 कुछ भी आप चेंज करोगे, तो मीन में भी बदलाव दिखाई देगा। दैट इज हाउ इट इज। 24th क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक बीइंग एंड टाइम। फिलॉसफी से सवाल है, किसने बीइंग एंड टाइम किताब लिखा है? मैंने हमेशा आपको बोला है, हर एक एग्जाम में किताबों के बारे में, ऑथर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो किताबों के बारे में तो ज़रूर पढ़िएगा। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, आगे हमारे क्वेश्चन सेट में दिखाई देगा, हम बहुत सारे डेफिनेशंस याद रखने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए, बीइंग एंड टाइम किताब किसने लिखा है? मार्टिन हेडगर, सोरेन किरकेगार्ड, जेपी सैट्रे, जॉन लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन हेडगर। एग्जिस्टेंशियलिस्ट है ये, ठीक है। एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, बीइंग एंड टाइम के बारे में ये बात करते हैं। सोरेन किरकेगार्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर हैं। जॉन पॉल सार्ट्रे ने कहा था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ठीक है। चलिए, 25th क्वेश्चन, हाफ ऑफ द क्वेश्चन हम पहुंच रहे हैं। फिर से हम बता दें, जिन लोगों को एसएसबी लेक्चरर, पीजीटी, नेट के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे चैनल में और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों को और भी सेट्स एसएसबी के लिए एमसीक्यूज चाहिए, वो यहाँ पे यस लिखिए। एसएसबी का पीजीटी एग्ज़ाम 10th को ख़त्म होने के बाद हम कॉन्सेप्ट लाएंगे। कॉन्सेप्ट, अभी तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, फिर हम क्लासेस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस, और जो भी नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। चलिए, आइडेंटिफाई द क्रिएटिविटी टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक क्रिएटिविटी टेस्ट है वो हमें बताइए। गॉडेड टेस्ट, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, टीटीसीटी, कैट। इनमें से कौन सा एक क्रिएटिविटी टेस्ट है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बताइए कौन सा एक क्रिएटिविटी टेस्ट है, ठीक है। टीटीसीटी एक क्रिएटिविटी टेस्ट है, बाकी सब इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, बाकी सब इंटेलिजेंस। टीटीसीटी क्या है? टॉरेंस टेस्ट। टॉरेंस ने दिया था इसको, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, बाकी सब इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26th, मैच द फॉलोइंग एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। उनके हिसाब से जो आप आगे देखेंगे ये सब, ठीक है, कंटेंट प्रोडक्ट ऑपरेशन के बारे में देखेंगे।
तो ये तीनों का जो मिलावट है, यानी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको आपको मैच करना है, ठीक है। कौन किसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे है मेंटल कंटेंट, मेंटल प्रोडक्ट, मेंटल ऑपरेशन, यहाँ पे है यूनिट्स, कॉग्निशन एंड सिंबल। ये ऑप्शंस रहे और इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैच करिएगा, पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए अब देखिए आंसर क्या है, डी, यानी कि हाँ, तो इसमें क्या हो गया, मेंटल कंटेंट कौन सा है, मेंटल कंटेंट है सिंबल, ठीक है। यूनिट, सिंबल, ये सब हम देखेंगे। क्लियर। ओके, मेंटल कंटेंट हो गया सिंबल, ठीक है। यूनिट्स, यहाँ पे मेंटल कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला हो गया सिंबल, देन आता है मेंटल प्रोडक्ट पे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका यूनिट्स, देन हो जाएगा मेंटल ऑपरेशन। देखिएगा, ठीक है। तो एज वी वर डिस्कसिंग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जितने सारे आप कंपोनेंट्स देख रहे हो, इसी कंपोनेंट्स के आधार पर आपका जो है जेपी गिलफोर्ड का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यही स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तरफ है आपका कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, ठीक है, इवैल्यूएशन, ठीक है। और उस हिसाब से नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तीनों में मिला करके हमारा कितना बनता है, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कितने आइटम्स हैं, 6, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6। तो सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36, 36 5 से 180, तो टोटल आइटम है 180, ठीक है। तो अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मेंटल कंटेंट में कौन सा आता है, अच्छे से देखिएगा। मेंटल कंटेंट में आ जाता है आपका सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स यानी देखिए मेंटल कंटेंट में आता है 5, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सेमेंटिक एंड बिहेवियरल। तो सिंबल इसमें आ गया, ठीक है, सिंबॉलिक। मेंटल प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, देखिए यूनिट्स, क्लासेस, तो यूनिट्स आ गए, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम। वैसे मेंटल ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो कॉग्निशन इसमें आ गया। क्लियर है बात। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 27th क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंस इन चिल्ड्रन इज फाउंड एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो बच्चों के अंदर होता है, किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो वो याद रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को परमानेंट बना लेते हैं अपने दिमाग में, वो बच्चे के किस स्टेज में देखने को मिलता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। डेफिनेटली आंसर होगा आपका सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर यानी कि बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है, बर्थ टू 2 ईयर्स में दिखाई देता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कोई भी चीज़ देखता है वो अपने दिमाग में छाप लेता है। 28th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स अकॉर्डिंग टू RCFCE एक्ट इज। RCFCE एक्ट 2009 में है, जिसको हम RT एक्ट बोलते हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट हम बोलते हैं, 2009 में आया था। उसके हिसाब से प्राइमरी स्कूल में मेल फीमेल टीचर रेशियो कितना रहेगा, यहाँ पे मेल फीमेल लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर्स रेशियो प्राइमरी स्कूल में कितना होगा, 1:35, 1:30, 1:40, 1:25, ठीक है, मिनिमम बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा 1:30, ठीक है, 1:30 रहेगा स्टूडेंट एंड टीचर्स रेशियो। अगर हम अच्छे से रेशियो को देखेंगे तो ये हो जाएगा 30:1, वही सेम है लेकिन स्टूडेंट पहले लिखा गया है इसलिए 30:1, ठीक है, 30:1। थोड़ा सा मिस्टेक है, जब टाइपिंग मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन, टारगेट ऑफ अचीविंग 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज सेट बाय द NEP 2020 फॉर द ईयर।
NEP 2020 आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो NEP 2020 हमेशा हर एक एग्ज़ाम में एक दो सवाल पूछ लेता है। तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका हो जाएगा हायर एजुकेशन में, क्योंकि आप लोग PGT एग्ज़ाम दे रहे हो हायर एजुकेशन। तो कब तक ये हो जाएगा, ये टारगेट कब तक दिया गया है, टारगेट दिया गया है 2035 तक, ठीक है। 2035 तक 50% GR हायर एजुकेशन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी NEP से है। एज पर NEP 2020 ऑल द रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज फंडिंग असेसमेंट वुड बी डन बाय। NEP के हिसाब से 2020 के हिसाब से सारा कुछ रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज, असेसमेंट, फंडिंग ये कौन करेगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फंड, नेशनल रिसोर्सेस फंड, नेशनल रिसर्च फाइंडिंग्स। तो आंसर डेफिनेटली होगा NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। 31st क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ NAC इज लोकेटेड इन। NAC क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये काउंसिल 1994 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1994 को। मुझे ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत सिंपल सवाल हम छोड़ के चले जाते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो NAC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। तो बता दें 1994 में बेंगलोर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, बेंगलोर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रोनिम ऑफ परख, परख भी NEP 2020 से आया है, ये भी पूछा जा सकता है। परख का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बड़ा है, आप पढ़िए, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए इसका, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। परख एक असेसमेंट मतलब पोर्टल आप बोल सकते हो, असेसमेंट एक मतलब ऑर्गेनिज्म है जो कि हर एक चीज़ को असेस करेगा, ठीक है। चलिए, फिलोसॉफिकल बेसिस हेल्प्स इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, बिकॉज फिलोसॉफिकल बेसिस, करिकुलम बनाते वक्त हम फिलोसॉफिकल बेसिस पे काम करते हैं। फिलोसॉफी हमारे लिए एक बेस है करिकुलम बनाते वक्त। वो क्यों है, क्यों हमें हेल्प करता है, क्या चीज़ है उसमें? इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर लर्निंग, इट गिव्स वेटेज टू फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज, इट इंस्टिल्स द नेशनल आइडियोलॉजीज, ऑल ऑफ द अबव। क्या सही है इसमें से? ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए, ठीक है, एक बेस प्रोवाइड करता है, ये फिलोसॉफिकल आइडियाज़ पे फोकस करता है, और नेशनल आइडियोलॉजीज जो इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है उस पर फोकस करता है। तो तीनों करता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 34, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्कूल्स और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। किस प्रकार का रिसर्च किया जाता है करिकुलम डेवलप करने के लिए हर एक स्कूल या फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन? याद रखिएगा, मैंने हमेशा ये बताया कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, फॉर स्कूल और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। स्कूल अपना ही करिकुलम चेंज करके या फिर कुछ अलग से बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने लिए करिकुलम बनाना चाह रहे हैं, वो क्या करेगा? ये नहीं पूछा गया कि एक स्टेट के लिए या फिर बहुत सारे स्कूल्स के लिए बनाना है, ऐसे नहीं है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है करिकुलम, कौन सा रिसर्च करेगा? एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या ऑल ऑफ द अबव? सभी रिसर्च कर सकता है। आंसर क्या होगा बताइए? डेफिनेटली एक सिंगल इंस्टीट्यूशन कर रहा है यानी छोटा रिसर्च करेगा, एक्शन रिसर्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दिया था, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो एक डॉग का सलाइवेशन पे उन्होंने एक थ्योरी बनाया क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उस पे इनका जो एक प्रिंसिपल है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? रिकवरी ऑफ लर्नड आइडियाज़ फ्रॉम ए सिमिलर स्टिमुलस, मतलब अगर कुछ आप ऑलरेडी पढ़े हो, समान प्रकार का कोई स्टिमुलस मिलता है तो आप सडनली रिकवर करते हो। या स्टोरेज ऑफ लर्नड आइडियाज़ इन मेमोरी, जो आप पढ़े हो उसको मेमोरी में स्टोर कर देते हो। रिकवरी ऑफ रिस्पॉन्सेज मेड अर्लियर फ्रॉम ए डिफरेंट स्टिमुलस, ऑलरेडी जो कर चुके हो वो कुछ अलग प्रकार के स्टिमुलस भी अगर आपको मिलता है तो भी आप उसको रिएक्ट करने लगते हो, रिकवर करने लगते हो। रिकवरिंग द सेम स्टिमुलस, जो लर्न किया है वही आपको याद आता है। तीनों में से कौन सा सही है? आंसर थोड़ा सा आपको पढ़ के अच्छे से आंसर करना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे। रिकवरी ऑफ लर्नड आइडियाज़ फ्रॉम ए सिमिलर स्टिमुलस, जिस प्रकार का स्टिमुलस मुझे दिया गया था, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में डॉग को बेल बजा करके जो है, बेल बजा करके उसको जगाया गया था, यानी
खाना दिया गया था, ठीक है। अगर बेल की जगह कहीं पे कुछ बर्तन वगैरह गिरता है या फिर बेल साउंड की तरह ही कोई अलग भी बेल साउंड अगर उसको मतलब बजाया जाता है तो वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली रिकवर करता है। स्पॉन्टेनियसली अगर मान लीजिए कुछ दिन आपने बेल नहीं बजाया तो वो भूल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बेल आप फिर से अगर बजाओगे तो वो रिकवर कर लेगा कि हाँ यही बेल से मुझे खाना मिलता था, तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यही होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोला जाता है। उसमें एरस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एरस का क्या मतलब होता है यहाँ पे, प्लेजर इंस्टिंक्ट ओनली, उसके पास प्लेजर यानी खुश रहने का इंस्टिंक्ट है, लाइफ इंस्टिंक्ट जीने का इंस्टिंक्ट है, डेथ इंस्टिंक्ट मरने का इंस्टिंक्ट है, बोथ बी एंड सी दोनों है। बताइएगा इसका आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा मतलब मॉडरेट हो गया है यहाँ पे। जो पढ़े हैं उनके लिए मॉडरेट, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट। एरस क्या होता है, एरस होता है आपका लाइफ इंस्टिंक्ट यानी लिबिडो, जिसके बारे में बात किए हैं हमारे एनालिटिकल थ्योरिस्ट जिसने दिया है यानी सिगमंड फ्रॉइड। लिबिडो क्या है, ये एक सेक्सुअल ड्राइव है जो कि ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, ये मानना है किसका, सिगमंड फ्रॉइड का। ये एक सेक्सुअल ड्राइव है। ये दो प्रकार के हैं, एक है एरोस, एक है थैनेटोस, ठीक है। एरोस क्या होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट, एंड थैनेटोस है डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ प्रपोज द सोशल कंट्रोल थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी किसने दिया था, पीटर एम सोरोकिन, जॉर्ज पेन, कार्ल मैनहेम, ट्रेविस हिर्स्की, किसने दिया था सोशल कंट्रोल थ्योरी। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़े ना पढ़े अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसके फाउंडर क्या है और इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेविस हिर्स्की ने सोशल कंट्रोल थ्योरी दिया था, ठीक है। और अगर बात करें हम मोबिलाइजेशन की, सोशल मोबिलिटी थ्योरी पीटर एम सोरोकिन ने दिया था, ठीक है। चलिए, मोनोप्लेगिया, ये इंक्लूसिव एजुकेशन से है। मोनोप्लेगिया इज अ कंडीशन ऑफ ए पर्सन वेयर, मोनोप्लेगिया किस में होता है, जिसमें क्या होता है, होल बॉडी इज पैरालाइज्ड, बॉडी पूरा पैरालाइज्ड, वन आर्म इज पैरालाइज्ड, एक हाथ है पैरालाइज्ड, टू लिम्स यानी दो जॉइंट्स आपका जो है वो पैरालाइज हो गया, या फिर बोथ बी एंड सी दोनों हैं, यानी बोथ बी एंड सी मतलब एक हाथ भी हो सकता है, दो पैर भी हो सकता है, यानी दोनों लिम्स भी खराब हो सकते हैं। चलिए आंसर क्या होगा, इसको थोड़ा सा ट्रिकी आंसर कर मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है तो वैसे ही आप आंसर कीजिए। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है बोथ बी एंड सी, लेकिन वन, मोनो मतलब वन ही होता है, ठीक है। वन आर्म यानी वन आर्म मैंने लिखा है, लेकिन आंसर होगा वन लिम, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करोगे तो वन आर्म होगा, अगर यहाँ पे वन लेग भी दिया होगा तो भी आंसर होगा वन लेग, मतलब किसी भी एक लिम्ब, कोई भी एक लिम्ब अगर आपका खराब है, ठीक है, कोई भी एक जॉइंट अगर खराब है, काम नहीं कर रहा है, वो मोनोप्लेगिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 0.99 इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस रिफर्स टू, 0.99 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या दर्शाता है जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। मोर चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस, more chances of rejecting the hypothesis, both A and B cannot be determined। क्या हो सकता है इसका आंसर, तो डेफिनेटली more chances of accepting the hypothesis। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि null hypothesis है कि alternate hypothesis है, लेकिन hypothesis accept हो सकता है क्योंकि 0.99 कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आपका जो एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ रिजेक्टेंस जो है वो घट जाएगा, ठीक है, छोटा सा रीजन रह जाएगा रिजेक्टेंस का, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस रहेंगे एक्सेप्ट होने के। आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, आर्टिकल 28 हमारा क्या दर्शाता है, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन नहीं, ये हमारे ही एजुकेशन रिलेटेड है, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 28 क्या दर्शाता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन एंड कंजर्वेशन ऑफ द सेम, प्रोहिबिशन ऑफ imposition of religious beliefs by educational institution, minorities have the right to establish and administer educational institutions of their own। कौन सा हो जाएगा आंसर, डेफिनेटली 28 आर्टिकल ये बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार का रिलीजियस बिलीफ आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। Which among the following is not a function of school as a social unit, सोशल यूनिट के तौर पे स्कूल का कौन सा एक काम नहीं है। प्रिजर्विंग कल्चर, टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन,
इनकल्केटिंग वैल्यूज, नॉन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, लेकिन इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि कल्चर को प्रिजर्व करना उसका काम है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बच्चों का वो भी काम है, वैल्यूज इनकल्केट करना भी काम है। तो नॉन ऑफ दिस आंसर इनमें से कौन सा नहीं होगा? नॉन ऑफ दिस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स फिलोसफी द स्कूल मस्ट बी मैनेज बाय, कार्ल मार्क्स के अनुसार, उनके फिलोसफी के अनुसार स्कूल कौन मैनेज करेगा? कैपिटलिस्ट, धनशाली लोग जिनके पास बहुत सारे धन है, वर्किंग क्लास पीपल जो काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो शासन कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्कूल को मैनेज करेगा, ठीक है, क्योंकि वर्किंग क्लास और जो कैपिटलिस्ट हैं दोनों के अंदर हमेशा झगड़ा चलता रहता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये भार लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी, अब्राहम मास्लो ने दिया है नीड हायरार्की, विच नीड इज प्लेस्ड एट द बॉटम, सबसे नीचे कौन सा हायरार्की या फिर कौन सा नीड है? सेफ्टी नीड, स्टीम नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड और फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। अगर आपको याद होगा वो हायरार्की, तो सबसे बॉटम में नीचे कौन सा है? फिजियोलॉजिकल नीड, यानी जो है आपका बॉडीली नीड्स, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, एक बार अच्छे से याद रख लिए, फिजियोलॉजिकल नीड जो से आपके शरीर को चाहिए, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ठीक है। सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड। और याद रखिएगा अगर पूछा जाए बेसिक नीड कौन सा है, तो ये दोनों है बेसिक नीड। बेसिक नीड हो गया, जैसे आपका फूड, शेल्टर, क्लॉथ जैसे बेसिक नीड है वो फुलफिल हो गया। उसके बाद आपको चाहिए बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स बनाना। उसके बाद एस्टीम नीड, जैसे कि आपका प्रेस्टीज, आपका आइडेंटिटी, फीलिंग, अकम्पलिशमेंट, यह है साइकोलॉजिकल नीड, ये आपके मन को और ये तन को शांति देता है, ये मन को शांति देता है। उसके बाद जो लास्ट में आता है और हाईएस्ट होता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, ठीक है। अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज ये करोगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे होगा, हाईएस्ट होता है, ये लोएस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। TPAC स्टैंड फॉर, TPAC टेक्नोलॉजी में किसको माना जाता है? टीचिंग, पेडागोजी एंड कम्युनिकेटिव नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, टीचिंग, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड कंटेंट नॉलेज। कौन सा सही आंसर होगा? टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ लिखा गया, टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाएंगे, पेडागोजी का भी नॉलेज होगा, कंटेंट का भी नॉलेज होगा, तभी जा करके कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा एक टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेंडेड लर्निंग रेफर्स टू, ब्लेंडेड लर्निंग का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न टूल्स को मिक्सअप करके पढ़ाना, मॉडर्निटी के साथ ट्रेडिशनल टीचिंग में पढ़ाना, टेक्नोलॉजी के साथ कल्चरल ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिशनल टीचिंग देना। कौन सा सही आंसर है? पॉज करके आंसर करते रहिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ हम जैसे पहले पढ़ाते थे बच्चों के साथ, जैसे डिस्कशन करके पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ेंगे, तो वो हो गया आपका ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा अप्रोच ऐसा है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता है? न्यू क्लासिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, बोथ A एंड C, यानी न्यू क्लासिकल और ब्यूरोक्रेटिक। ये सवाल थोड़ा सा हायर लेवल में है, डिफ़िकल्टी लेवल में है, इसको आंसर कीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, यह है न्यू क्लासिकल अप्रोच। देखिए न्यू क्लासिकल रिसर्च का दूसरा नाम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया? एल्टन मायो ने, एल्टन मायो ने दिया। तो अब आपको पता चल रहा होगा ह्यूमन रिलेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स दोनों सेम है, इसलिए न्यू क्लासिकल। तो मैंने न्यू क्लासिकल बस आपको गुमराह करने के लिए दिया। न्यू क्लासिकल अप्रोच याद रखिएगा, जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वही है, एल्टन मायो ने दिया था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिक इन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा एक एथिक नहीं है? प्रेजिंग अ स्पेशल चाइल्ड, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड, इंडिकेटिंग अ स्पेशल चाइल्ड विथ हिज डिजेबिलिटीज, एक्सटेंडिंग बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट टू द स्पेशल चाइल्ड। इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका इंडिकेटिंग अ स्पेशल चाइल्ड विथ हिज डिजेबिलिटी। उसके पास जो डिजेबिलिटी है उसको देख करके उनको इंडिकेट करके बात करना ही होता है उनके लिए इंसल्ट, तो ये एथिक नहीं है। नेक्स्ट है, अ सेटअप वेयर ईच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली एंड रेमेडीज फॉर देयर लर्निंग इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा
सेटअप जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाता है और उनके लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए रेमेडीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है उस सेटअप को? इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन, बोथ ए एंड बी। सिंपल सा आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन इसको बोला जाता है, जहाँ पे हर एक विद्यार्थी समान होता है, जिसके पास जो लर्निंग डिजेबिलिटीज़ है वहाँ उसके लिए भी हम रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेट ऑफ 3 रत्नस। हमने जैनिज्म में पढ़ा है 3 रत्न, करेक्ट सेट कौन सा है? राइट फेथ, राइट प्रिजर्वेंस, राइट एटीट्यूड, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट वर्क, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एफर्ट। आंसर इसका है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन आज करेंगे, तो हमने किया। नेक्स्ट डे यानी कल से लेकर के एक हफ्ता तक अगर आपको ऐसे रेगुलर क्वेश्चंस पाने हैं तो बस आप यस लिख दीजिए कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आपको और भी ऐसे सवाल चाहिए, तो हम इसका क्लास लेके आएंगे। कल से स्टार्ट करेंगे, पूरा वीक हम आपके लिए कोशिश करेंगे डेली एमसीक्यूज़ लाएंगे, और वो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब लॉग्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट आर अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय देयर ऑथर आर नोन एज। वेब लॉग यानी कि ऑनलाइन लॉग्स जो हम लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़ों पे लिख सकते हैं, और इसको अपडेट किया जाता है रेगुलरली बाय देयर ऑथर। उसको क्या माना जाता है? ये आईसीटी से क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, पॉडकास्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग्स कोई भी ऑथर किसी भी टॉपिक पे लिख सकता है और इसको अपडेट करता रहता है। ठीक है, इसलिए ये ब्लॉग हो जाएगा आंसर। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, नेवर लुक बैक अंटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले कभी मुड़ के मत देखिएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे। जब पहुँच जाइएगा तब से देखिएगा, और वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। दिस इज़ बाय मी and thank you for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you once again.